नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और शीत सत्र शुरू होने से तुरंत पहले, ऐन पहले, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये नेशनल हेराल्ड का मामला, जो बड़े लंबे वक्त से खिंचता ही जा रहा है रबर जैसे, उसमें एक और एफआईआर का मकसद असल में क्या है? क्या ये एफआईआर संसद के इस सत्र में मोदी सरकार के सामने जो अप्रत्याशित और बहुत ही कष्टकारी स्थिति पैदा होने वाली है, उसको बैलेंस करने के लिए, विपक्ष को प्रेशर में लेने के लिए, दबाव में लेने के लिए दर्ज करवाई गई है एफआईआर? क्या ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग प्रस्ताव लाने का जो फैसला विपक्ष ने लिया है, क्या महाभियोग, ज्ञानेश पर महाभियोग से डर गई है मोदी सरकार? इसीलिए हुई है राहुल और सोनिया पर एफआईआर। मिड डे मुद्दा में समझेंगे। भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाऊ। आज जो सबसे ताजा खबर है इस वक्त की, वो स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। विजुअल लाइए। ये विजुअल संसद के शीत सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की विजुअल्स हैं। यहाँ पर आपको नड्डा नजर आ रहे हैं, किरण रिजिजू हैं, राजनाथ सिंह हैं, मेघवाल साहब हैं, सारे मौजूद हैं। और उसके बाद अभी तो ये एक पक्ष, सत्ता पक्ष दिख रहा है, दूसरी तरफ जयराम रमेश जैसे जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, नीति निर्धारक हैं, वो भी सब पहुंचे हुए हैं। देखिए, नाम लिया और जयराम हाजिर। तो ये सब लोग भी पहुंचे हुए हैं। शीत सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हो रही है और इससे पहले, इस बैठक से पहले माननीय किरण रिजिजू ने कहा है कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं हैं, शीत सत्र हम लोग मिल करके अच्छे से चलाएं, यही हमारी कोशिश है। एकाएक सत्र के पहले ये कहना कि हम ज्ञानेश के प्रवक्ता नहीं है, हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं है, इसके क्या मायने हैं? खासकर उस वक्त जब विपक्ष ने महाभियोग लाने का फैसला किया है। ये फैसला तो मानसून सत्र में ही कर लिया था, लेकिन उस वक्त जो 14 दिन चाहिए थे नोटिस देने के लिए, वो 14 दिन थे नहीं, सत्र खत्म हो रहा था। तो इस सत्र में ये आशंका है सरकार को कि महाभियोग लाया ही जाएगा हर हाल में, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने तो अति ही कर दी है। तो क्या ज्ञानेश कुमार वाला दबाव हटाने के लिए एफआईआर हुई है? खैर, ये जो सर्वदलीय बैठक चल रही है, इस पर एक बाइट है, वो सुनवा देते हैं। प्रमोद तिवारी को सुनवाइए, फिर आगे बढ़ते हैं क्रमवार। सुनवाइए। ये परंपरागत रूप से जो बैठक होती है सर्वदलीय, निश्चित रूप से जब देश का लोकतंत्र खतरे में हो, लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो, वोट चोरी नहीं अब तो डकैती हो रही हो, तो वो मुद्दा उठेगा। देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियां तो अपनी जगह, पर दिल्ली में जब ब्लास्ट होने लगे, केंद्र शासित राज्य से चलकर कश्मीर से दिल्ली के लाल किले पर जब विस्फोट किया जाए उसके करीब, या बहाली का मुद्दा हो जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक अधिकार का, और मोदी जी की विदेश नीति तो उतनी ही भटक गई जितना खुद मोदी जी भटके हुए हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता कब वो सोवियत रूस, कब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कब चीन के साथ क्या बात कर लेते हैं। जो एक स्थापित विदेश नीति थी भारत की, उसमें भटकाव है। सांस आप भी लेते होंगे, पहले तो कुछ हिस्से में थी, पर दिल्ली सहित तमाम राज्यों में ये है। ये सारे मुद्दे उठेंगे, कानून व्यवस्था की बात हो जाएगी। तो चलिए, ये मुद्दा, मुख्य मुद्दा पहले बताया, वोट चोरी। अब चोरी नहीं, डकैती है, और इधर एफआईआर है, यही समझना है। जरा लाइए भैया, खबर दिखाइए। अब मुख्य खबर पर आते हैं
ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई एफआईआर की दर्ज, जाने क्यों बढ़ सकती है सोनिया राहुल की मुश्किलें। आगे बढ़िए। नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया और राहुल पर नई एफआईआर, दिल्ली पुलिस ने ईडी की शिकायत पर दर्ज की, एजेएल कंपनी को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप। चलिए आगे बढ़िए फटाफट जल्दी। ये एफआईआर की कॉपी है, आगे बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए, नीचे लाइए नीचे लाइए। ये एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है, ये देखिए नीचे। उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। उसके बाद 3, 4, 5, 6 नंबर पे देखेंगे तो 4 नाम और हैं, लेकिन ऊपर 1 नंबर और 2 नंबर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, फटाफट चेंज करिए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड में राहुल और सोनिया के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें उनके अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के नाम शामिल हैं। 3 कंपनियां एजेएल, डोटेक्स, मर्चेंडाइज और यंग इंडियन, इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक 2010 में एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां थी। कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजेएल पर नियंत्रण हासिल किया। यंग इंडियन में राहुल और सोनिया की 76% हिस्सेदारी है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट की शिकायत पर दर्ज की गई थी। ईडी ने 2008 से 2024 तक की अपनी जांच रिपोर्ट साझा की थी। 2008 से 24, सोचिए 16 साल, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। इसकी जानकारी शनिवार को सामने आई। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस जल्द ही एजेएल के शेयरधारकों को तलब कर सकती है, ताकि ये पता चले कि क्या इस ट्रांसफर से पहले कांग्रेस ने उनसे अनुमति ली थी। कांग्रेस ने आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि उन्हें एफआईआर की जानकारी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। ये नेशनल हेराल्ड मामला आपको एक बार में फटाफट टाइमलाइन दिखा देते हैं। 38 में नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत हुई। 2008 से 10 एजीएल आर्थिक संकट में, अखबार बंद, कांग्रेस पार्टी उसे आर्थिक मदद देती है। 2010 में यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, एजेएल का कर्ज लेकर उसका मालिक बन गई। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, इसमें ये 1 भी रुपया प्रॉफिट इसका कोई भी शेयर होल्डर नहीं ले सकता है। यहाँ पर 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ है, कोई संपत्ति नहीं बेची गई, कोई पैसा नहीं आया, बस केस चल रहा है। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की। 14 में अदालत ने सोनिया राहुल समेत 6 को समन भेजा। 15 से 20 मामले की सुनवाई हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 2022 में ईडी द्वारा पूछताछ शुरू, गांधी परिवार पेश हुआ। 23-24 में ईडी ने संपत्तियां जब्त करना शुरू किया। ऊपर चलिए भाई, नीचे फिर शुरू किया। और अप्रैल 25 में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। इस पे 2 आरोप हैं जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर। नेशनल हेराल्ड पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किया और भाऊ तो नेशनल हेराल्ड के इस पूरे केस के भीतर तक घुसे हैं। सोनिया और राहुल ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड हड़पने की कोशिश की। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बावजूद एजेएल ने कांग्रेस से 90 करोड़ का कर्ज लिया और चुका नहीं पाई। आमतौर पर ऐसी हालत में संपत्तियां बेची जाती हैं, बस बिकी नहीं, बेचा नहीं, इसलिए कष्ट है। इसके बाद सोनिया और राहुल ने एजेएल हड़पने की साजिश रची और इसके लिए यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई। इसने एजेएल का अधिग्रहण किया। यंग इंडिया में सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है। आरोप है ये दिखावटी फंडिंग थी, असल में एजेएल से कोई लेन देन किया ही नहीं गया। लेकिन असल में जो हुआ वो असल का कोई सबूत अब तक नहीं आया है। इसके 2 बयान हैं, 2 बाइटें आई हैं, वो हम आपको सुनवा देते हैं। जरा भैया सुनवाइए। प्रियंका, एफआईआर के बाद प्रियंका चतुर्वेदी। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसमें ना कोई तथ्य है ना सत्य है, और वो वही है जो 2014 से जो शुरुआत की थी उसके पहले से भारतीय जनता पार्टी के लिए बेस बनाने के लिए कि सरकार बनाएंगे और 2025 तक उसको
चला रहे हैं। तो स्पष्ट होता जा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, पॉलिटिकली टारगेटिंग हो रही है और इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लीडर्स लड़ रहे हैं और सच्चाई सामने आएगी। भले ही समय लगेगा पर सच्चाई सामने आएगी और भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश होगा कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंट एजेंसीज को अपने काबू में लेकर अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। चलिए आगे मनोज झा। मनोज झा, मेरा मानना है, मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा है, ये एक चक्र चल रहा है वेंडेटा पॉलिटिक्स का। पहले भी कार्रवाई होती थी, लेकिन इस बीच में अगर आप देखें बीते 11 वर्षों को, 11 वर्षों में वेंडेटा पॉलिटिक्स ने एक नई शक्ल अख्तियार कर ली है। केस दर्ज होता है, हेडलाइन मैनेजमेंट होता है, उस पर डिबेट की जाती है और कब वो सारी चीजें काफूर हो जाती हैं पता नहीं चलता। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ईश्वर सत्ता प्रतिष्ठान को इतनी विजडम दे कि वो सोचे कि ये इस तरह की राजनीति अवसान की ओर जा रही है, ये खत्म हो जाएगी। चलिए हटा दीजिए भाऊ। ये एक नई एफआईआर नेशनल हेराल्ड आज से नहीं चल रहा है केस, क्या इसका मोटिव क्या है? आशीष जी, जब जब कांग्रेस आक्रामक होती है, हाँ, ये जो पुराने केसेस है इसमें नई एफआईआर दर्ज हो जाती है, नई नोटिस इशू हो जाते हैं, कभी हियरिंग पे लग जाता है, कभी किसी को बुलाया जाता है पेश होने के लिए या कभी इंक्वायरी के लिए नोटिस भेजी जाती है। ये इतने सालों का जो खेल है, बेसिकली कई बार न्यायपालिका में जब बहस हुई तब कांग्रेस के जो वकील है, इन्होंने बड़ा क्लियर कट बोल दिया कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो नहीं सकती क्योंकि इसमें पैसा प्रॉफिटेबल नहीं है। इसमें प्रॉफिट कहीं अर्न किया नहीं है। यदि ये यदि वो ली जाती है और बेच जाती है, तो मामला बनता कि भई इन्होंने 50 लाख में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और उसको 1500 करोड़ में बेची हम्म, और पैसा आंटी कर गया। हम्म, यंग इंडिया के डायरेक्टर में पैसा बाँट लिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बेसिकली बुक ट्रांसफर है। लॉस मेकिंग कंपनी है, ये सब हम्म, कांग्रेस की ही है। शेयर होल्डर के नाम से बहुत सारे शेयर होल्डर हो सकते हैं, 1-1, 2-2 शेयर। लेकिन मुख्यतः ये तब जवाहरलाल नेहरू ने ये पार्टी के पैसे से और जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत पैसे से शुरू किया हुआ अखबार थे। उसको एक कंपनी का नाम दिया। कई लोगों ने उसमें 10-10 रुपए, 5-5 रुपए के शेयर खरीदे और उसके बाद ये जब लॉस मेकिंग हो रहा था तो कांग्रेस लगातार इसको पैसा दे रही थी और इसको हम्म, जीवित रख रही थी। जब ये सफ़ेद हाथी हो गया जब ये सफ़ेद हाथी हो गया उसके बाद देखिए कांग्रेस की हम वो नहीं करते। कांग्रेस की कितनी सरकारें थी आशीष जी? हम्म, कांग्रेस चाहती तो सारे सरकारों से इतना विज्ञापन देती कि ये कंपनी कभी लॉस में नहीं आती। हाँ, 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 लेकिन कांग्रेस ने कभी राज्य सरकार को कहा नहीं कि अपने अखबार का पेपर है, ये करो। हम्म, और मुझे पता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी जहाँ-जहाँ सत्ता में आती है, जो स्वदेश, तरुण भारत, ये जो पंचजन्य टाइप जो मैगज़ीन्स होती है, इनको हम्म, विज्ञापन कहाँ से आता है? कौन इसका केयर हम्म, करता है? स्वदेश को अटल जी के सरकार में क्या विज्ञापन नहीं होते थे? हम्म, बोलती तो नहीं ये तो अपना अखबार है उसको दो। तब सामना को भी जाता था खास, सामना डीएवी पे नहीं था उस समय, उसके हम्म, बावजूद सामना दिया जाता था। कमर्शियल रेट पे दिया जाता था क्योंकि ये अपनी विचारधारा का अखबार है। हम्म, ये कांग्रेस ने नहीं किया। नहीं तो कांग्रेस हमेशा किसी न किसी राज्य में सत्ता में रही। एक उत्तर प्रदेश आपका कई चैनल चला सकता है, हम्म, विज्ञापन के हम्म, भरोसे। हम्म, एक लाला रामदेव कई चैनल चला सकता है। तो लाला रामदेव से तो बड़ा कर्नाटक राज्य है ना? हम्म, कांग्रेस कौन-सा ऐसा साल था जहाँ किसी राज्य में कांग्रेस थी ही नहीं, ऐसा कभी हुआ है? हम्म, कभी नहीं हुआ है। कोई ना कोई राज्य से विज्ञापन होता, पार्टी पक्ष जिंदा वो जिंदा रखता अखबार। लेकिन उन्होंने कभी ऐसे ये रास्ते नहीं अपनाए। ये अभी कांग्रेस को लगता होगा कि गलत किया उन्होंने क्योंकि वर्तमान राजनीति में यही है। वो लॉस मेकिंग था तो उसने कर्जा लिया, उसका कर्जा बढ़ा। अब यंग इंडिया ने किसी से 1 करोड़ रुपए लेके कांग्रेस को 50 लाख रुपए देके कर्जा निपटा। ये कांग्रेस और यंग इंडिया के बीच में आपसी है। यदि आपने इसका सेटलमेंट किया तो सरकार को इसमें क्या?
भाई होता है ना, गौतम अडानी भी तो ऐसे ही उठाते हैं ना चीजें, हम्म, हम्म। और ईडी को सरकार देखना से ही है तो पूछना चाहिए सरकार मैं है। मैं आपको अडानी ग्रुप की कई 10 चीजें बता देता हूँ। हम्म, एक मामला तो राजस्थान गवर्नमेंट का ही है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ही लिखा अडानी को कि आपने हम्म। ओवर बिलिंग करके करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए हमसे ले लिया है, एक्स्ट्रा गुजरात वापस करो। गुजरात गुजरात सरकार, गुजरात सरकार ने 3900 करोड़, 3900 करोड़। 3900 करोड़, 900 करोड़ रुपए, वो तो ईडी का हम्म, मामला है। वो तो हम्म, शुद्ध रूप से विदेश में कोयला खरीदा है, जो हम्म, रेट है उससे ज्यादा बिलिंग किया है। हम्म, इसके पहले पावर प्रोजेक्ट इंपोर्ट करके 1500 करोड़ रुपए कैसे ओवर बिलिंग करके वो यूएई से होते हुए मॉरिशियस गए और वहां से कैसे वापस आ गए वो विनोद अडानी की कंपनी में, ये सारा ट्रेल एस्टेब्लिश किया हुआ था। लेकिन आपको बदनाम करना है। हम्म। इस पूरे डील में प्रॉफिट किसने कमाया, किसके पास पैसा आ गया, सवाल ये है किसके अकाउंट में पैसा आ गया। हम्म, किसी की नहीं, प्रॉपर्टी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। हम्म। ऐसे डील निकालने जाओ तो बीजेपी के नेताओं के 100 डील निकल जाएंगे। कई जगह, अभी इनके महाराष्ट्र में नहीं हुआ, पुणे में नहीं हुआ, हम्म, 3,000 करोड़ की जमीन नहीं दी दी 300 करोड़ में, इनके तो 230 करोड़ प्योर में, दिख रहे हैं, प्योर। प्योर दिख इसमें रहे। तो अभी तो और हाँ, बेटा अब नहीं होना चाहिए। हाँ, और ईडी ईडी लग जानी चाहिए थी इसमें, हाँ, मोहन साहब का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। हाँ, हाँ, जो मॉडल बन के अपने दोस्त की प्रॉपर्टी बेच रहे थे, विज्ञापन कर रहे हम्म, थे, हम्म, उसी खंडेलवाल को दिलवाए ना वो हम्म, 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी 230 करोड़ रुपए में, सॉरी 3,000 हम्म, करोड़ की प्रॉपर्टी। हम्म, बाद में क्या हुआ, और जब पकड़े गए, अच्छा अच्छा जमीन तुम्हारी की वापस ले लो, पैसा वापस ले लो, डील कैंसिल कैंसिल कैंसिल। गजब का फार्मूला देवेंद्र फडणवीस का। पार्थ हम्म, पकड़ा गया, अच्छा जमीन वापस कर दो, हम्म। तुम्हारे पैसे तुम वापस ले लो। मतलब ये भ्रष्टाचार के लिए खुला खेल है। कई चीजें बीजेपी रूल स्टेट में हम बता सकते हैं। अच्छा, इस एफआईआर में नया क्या है मुझे नहीं पता, इस केस में नया क्या है पता नहीं मुझे। कुछ नहीं। 2014 हाँ, से जो केस है वही तो है। हाँ, यंग इंडिया के पास 1 करोड़ रुपए कहां से आया, एक कंपनी से हम्म, लिया, अब वो कंपनी सेल हो गई। और मॉरिशस से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है अडानी में वो सेल नहीं है, हम्म। ओवरसीज से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सेल नहीं है। बहुत काम कर रहे हैं वहां पे वो। आप सेमीकंडक्टर के नाम पे टाटा को 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी देते हैं सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन के लिए, और जिस दिन आपका कैबिनेट डिसीजन होता है कि सेमीकंडक्टर अपने देश में बनने चाहिए, इसलिए टाटा ने 2 प्रोजेक्ट डाले और उसको प्रोत्साहित करने के लिए आपने 450 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। हम्म। ठीक है भाई, प्रोत्साहित करो, और बराबर उससे 2-3 सप्ताह बाद 800-850 करोड़ रुपए वहां से चंदा ले लिया। आप पहले चंदा ले लेते यार, बाद में करते। वो टाटा है, उन्होंने भी सोचा होगा जब तक नहीं आता तब तक दे कहां से। और तो 2024 के चुनाव में सबसे सेमीकंडक्टर। सबसे बड़ा यदि कोई डोनेशन देने वाला था तो टाटा था। हम्म, मतलब बीजेपी के ये जितने जिले के बड़े बड़े ऑफिसेज बन रहे हैं, ये किससे बन रहे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से बन रहे हैं, क्योंकि इधर से सब्सिडी जाती है, उधर से चंदा आता है। एलआईसी का और अडानी का मामला, बहुत कुछ है ईडी को देखने के लिए। ईडी। 2014 के बाद मुझे इसमें कुछ नहीं, वही आरोप, वही नए एफआईआर, 3 लोग और जोड़ेंगे उसमें, जिनमें लोग जुड़े थे उसमें ऑस्कर फर्नांडीज और वोरा जी की नहीं रहे अभी। हाँ, एक कंपनी से यंग इंडिया ने 1 करोड़ रुपए लिया, उसमें से 50 लाख रुपए उन्होंने कांग्रेस को दे दिया, कांग्रेस का लोन चुकता कर दिया, कांग्रेस उस लोन में सेटलमेंट हो गई, और उसके बाद उन्होंने ये कंपनी उसमें ट्रांसफर कर दी। यंग इंडिया क्या करती थी, यंग इंडिया का मोटिव क्या था, क्या यंग इंडिया प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है?
नहीं यानी है। इंडिया में तो शेयर होल्डर तो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। हाँ हाँ, वही बात। हाँ। तो फिर यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई? हम्म, और शर्म नहीं आती यार, किस परिवार पर आरोप लगा रहे हो? जिस परिवार ने दिया ही दिया है हमेशा। हाँ, पूरा नेहरू ये परिवार ने क्या नहीं दिया देश को? आनंद भवन दे दिया। आज आनंद भवन की प्रॉपर्टी की कीमत देखो क्या है। इनके खानदान में किसी ने, जो आरोप लगाने वाले हैं, इनके खानदान में किसी ने क्या दिया देश को? एक तो नई बात और बता रहा हूं मैं आपको, हम्म, थोड़ा हम्म, इतिहास यदि ये खंगाले ठीक से, हम्म, क्योंकि हम कोई यहाँ पे किसी का महिमा मंडन करने के लिए नहीं बैठते, इसलिए अवॉइड करते, लेकिन कभी कभी बात आ जाती है। नेहरू ये कौल थे पहले। हम्म, नेहरू का सरनेम ही कौल था। ये कश्मीर से लाए गए हम्म, मुगल सम्राट द्वारा एजुकेशन के लिए, कि यहाँ हमारे यहाँ पे एजुकेशन शुरू करो ठीक से। हम्म, तो उनको जमुना पार, मतलब ओल्ड दिल्ली के वॉल्ड सिटी के बाहर जमीन दे दी गई। हम्म, वो जमीन कोई ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं थी, वहां से नहर जा रही थी, तो नहर वाले कॉल कहलाए ये। नहर वाले कॉल के बाद वो नेहरू हो गए नहर से। ये ये सब कागज है। फिर क्या हुआ, जब अंग्रेजों को लुटियंस जोन में कैपिटल बनाना था, तो उन्होंने जमीन नेहरू से ली। और आज यदि हम कहें कि नई दिल्ली जो बसा हुआ है वो नेहरू का था, तो क्या करें? हाँ था ही फिर तो, जब सारी अरे लैंड इस उन्हीं की देश थी। में लोगों ने दिया यार। जब विनोबा भावे निकल गए, भूदान के नाम पे लोगों ने जमीनें दान कर दी। मैं ऐसे परिवार को जानता हूं, एक उड़ीसा का परिवार है, दास। उनके बच्चे आज दिल्ली में स्ट्रगल कर रहे हैं। सैकड़ों एकड़ जमींदार लोग थे वो। उनके नाम से कॉलेजेस है आज उनके गांव में। उनके पिता ने कहा कि नहीं, मैं अपने एजुकेशन पे विश्वास है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, अपनी जिंदगी जी लेंगे। सारी की सारी जमीन भूदान में दे दी। आज उनका एक बेटा वकील है उसी परिवार का, एक एड मैनेजर था एक अखबार में, तो मुझे जानता था, विनायक दास। ऐसे कई लोग हैं। इनका इतिहास मुझे बताइए, किसने क्या दिया? हम्म, जिले जिले में जमीन जमीन कैसे लिया है दफ्तरों के लिए। खोलना हो किसी दिन तो वही कुंडली खोलने लगे, और हर सवाल वो दफ्तर में नहीं है। हर सवाल दफ्तर ये में है ही कि आप बताते हो कि उन्होंने कब 2000 करोड़ की जमीन खरीदी, 2000 करोड़ की ले ली, 2000 करोड़ की हम्म, ले ली। हम्म, अच्छा, ये भी बड़े सब्जेक्टिव है। सुब्रमण्यम स्वामी जब गांधी परिवार के खिलाफ बोलते तो इनको बड़े प्यारे लगते। हाँ 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 गांधी परिवार के बारे में बोलेंगे तो उतना सुब्रमण्यम स्वामी का ले लेंगे कि हमारे स्वामी जी बोल रहे थे, हमारे स्वामी जी बोल रहे थे। हम्म, यदि स्वामी ने आरोप लगाए गांधी परिवार को, तो स्वामी ने उधर भी आरोप लगाए है मोदी जी पे, हम्म, और बहुत ही घटिया आरोप लगाए, जो हम यहाँ सभ्य समाज में बात भी नहीं कर सकते उसकी। तो कुल मिलाकर जैसा कोई टेम्पो बनता है सरकार के खिलाफ, उनको लग रहा था कि ये सदन बहुत स्ट्रॉमी हो जाएगा, हंगामेदार। हम्म, एसआईआर का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, और अमेरिका का मुद्दा महाभियोग। है, महाभियोग है, इस बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हंगामा होगा तो पहले से शुरू कर दो। मैंने क्या कहा, डिसक्रेडिटिंग ये नया टूल किट बन गया है। भाई न्यूज लॉन्चर पे लोग बहुत सुनते हैं, न्यूज लॉन्चर को डिसक्रेडिट कर दो, उड़वा दो कि ये चाइनीज से पैसा, चाइना से पैसा आ रहा है इनको, ये चाइनीज लोग हैं। तो लोग बोलेंगे कि भाई सही बोलते हैं यार, ये चाइनीज से पैसा लेके देखो, चाइना के लिए काम कर रही है दोनों। होगी ना आपकी डिस्क्रेडिबिलिटी, तो होगी। किसने चाइना से, किधर से पैसा आया, कौन चाइना, कौन गया था चाइना? फिर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बोलेंगे ये कि अशोक वानखड़े और चित्रांश एक शादी में गए थे, उस शादी में ये चाउमीन खा रहे थे। वहाँ बहुत सारा इंडियन फूड था, लेकिन ये बार बार चाउमीन और वो जो चाइनीज फूड स्टॉल पे ही दोनों खड़े थे। ये दिखता है इनका चीन के प्रति प्रेम। अब समझ में आ गया ऐसा क्यों बोलते हैं, सरकार के सवाल क्यों करते हैं। तू मुझे बता, इसका क्या कर सकते हैं आशीष जी, मुझे बताओ, क्या कर सकती है इसका?
ये झूठ का तंत्र तो बहुत मजबूत है बाबू, बहुत बहुत मजबूत है मजबूत झूठ। है। तो 2 मिनट के हाँ, अंदर लोग ही पूछने लगेंगे कि आप चाइना से? अरे भाई चाउमीन खाया यार मैंने, चाइनीज़ हो गया क्या? हुँ, लेकिन लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि झूठ बोलो, बार-बार बोलो और ज़ोर-ज़ोर से बोलो। हुँ, तो अभी कुल मिलाकर इस केस में मुझे ऐसे नया फाइंडिंग कोई दिखाई नहीं देता, इस एफआईआर में। हुँ, अब नए नाम जोड़े मतलब 2-4 लोग अब इसके बाद फिर कोई काम होगा, कोई हंगामा होगा, फिर एक नई एफआईआर, इम्प्रूव्ड एफआईआर होगी, हुँ, एक्सटेंडेड एफआईआर। उसमें क्या होगा, राहुल गांधी के ड्राइवर को भी नाम जोड़ दिया जाएगा हुँ, कि ये यंग इंडिया की मीटिंग के लिए 2 बार लेके गए थे उस गाड़ी में। हुँ। और 50 2 नौ और नाम जुड़ेंगे। लोगों को लगेगा देखो एजेंसियाँ इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, नए 2 लोग और मिल गए इसमें। इसमें बहुत कौन लोग? महत्वपूर्ण, अभी एक हिस्सा इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुझे चर्चा में लाना है। पिछले 48 घंटे से, ये पिछले 48 घंटे कांग्रेस पर बहुत भारी हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटे से मुझे लग रहा है कि अब मतलब जो मोदी और शाह का है कि अब भाई बहुत हो गया, अब ये लोग ज्यादा नाक में दम कर रहे हैं, तो हुँ, रिवर्स कर दो, क्योंकि हमारे पास गोदी है ही है, ये दिन भर मेज पर कूदेंगे उछलेंगे, ये बंदर तो पाल ही रखे हैं उछल कूद करने के लिए, तो ये बंदर इधर उधर कूदेंगे और इनको मुद्दा चाहिए बस। अब देखिए बिहार चुनाव के बाद का स्टेटमेंट देखिएगा, बस एक मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। बिहार चुनाव के बाद मोदी जी पहली बार जब अवतरित हुए तो उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस 2 टुकड़ों में बँटने वाली है। कांग्रेस 2 फाड़ हो जाएगी, टूट जाएगी जी। कांग्रेस। टूट जाएगी कांग्रेस। कल की खबर बताता हूँ, कल अहमद पटेल के पुत्र हैं जिनका नाम भी मैं कल ही जाना, बेटी का नाम तो जानते थे मुमताज पटेल, लेकिन एक बेटा है फैसल पटेल। फैज़ल है ना? फैसल उसका कोई लेना-देना कांग्रेस से नहीं है, तो जब फरवरी 2025 में उसने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, स्टेटमेंट दिया, तो कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं ने, गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये तो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, क्यों बिना मतलब हुआ खड़ा करवा रहे हो कि कांग्रेस छोड़ दिया, जब प्राथमिक सदस्य भी नहीं हो और पॉलिटिकल एक्टिव भी नहीं हो। कल वो फिर सामने आया है, फैसल पटेल, और उसने क्या कहा कि प्रियंका और राहुल, इन दोनों को तत्काल कांग्रेस से किनारा कर लेना चाहिए, कांग्रेस से दूर हो जाना चाहिए। इनसे 25 गुना काबिल नेता हैं, उनके हाथ में कांग्रेस की कमान देनी चाहिए, और नाम उसने एग्जाम्पल में लिया शशि थरूर का। देखिए, चेन शशि थरूर का नाम लिया और कहा उसने, ये इतने नहीं कहा कि अलग हो जाना चाहिए, कहा मैं बनाऊंगा इसमें कांग्रेस में अलग कांग्रेस, कांग्रेस एपी, कांग्रेस अहमद पटेल। बिल्कुल सबसे बनाएगा। ज्यादा जनाधिकार वो था, अ, जनमत वो उन्हीं का भाई था, अहमद पटेल का देखो ही। लोग देखो हुँ, फैज़ल हुँ, पटेल अपनी हुँ, पिता की पदचिह्नों पे चल रहे हैं। हुँ, हुँ, फैज़ल पटेल हुँ, और देखो आशीष, उसका हुँ, पहला दायित्व अपने पिता के प्रति है, हुँ, ना कांग्रेस के प्रति है, ना समाज के प्रति है। हुँ, सबसे पहले बेटे का पहला जो ये होता है, वो अपने जवाबदेही अपने पिता के प्रति होती है। कि मिशन ना पिता ने टूटने पाए। हाँ, पिता ने जो मिशन चालू की वो टूटनी नहीं चाहिए। हाँ, पिता की मिशन क्या थी? गुजरात में यदि कांग्रेस जो डीएनए था गुजरात का कांग्रेस का, हुँ, उस कांग्रेस को गुजरात में खत्म करने का काम अहमद भाई ने किया। हुँ, ये जो गुप्ता था, जो हेड ऑफ द हाँ, सोशल मीडिया बनाया रोहन, था, रोहन गुप्ता, हुँ, ये किसका प्रोडक्ट था? हुँ, ये इन्हीं का प्रोडक्ट था। हुँ, आप देखिए ना जब भाईजान थे अहमद भाई, हुँ, तब हुँ, जिन-जिन लोगों को उन्होंने वहाँ पे अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन वगैरह बनाया, अब उसमें से हुँ, 90% लोग बीजेपी में हैं। हुँ, हो सकता है फैज़ल को अपना हॉस्पिटल और कुछ पैसे इधर-उधर होंगे वो बचाना होगा, हो सकता है। हुँ, हुँ, कांग्रेस के लिए उतना चिंतित होता तो इसके पहले भी बात करता। हुँ, हुँ, अब शशि थरूर जो 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी की आरती उतारते हैं, उनमें वो कांग्रेसी देखते हैं, उनमें अपने पिता देखते हैं वो। हुँ, वही अहमद भाई कर रहे थे, ये वही करेंगे।
मैं पूरा सीक्वेंस, इसीलिए मैं कहा कि नहीं, सीक्वेंस नहीं, नहीं, देखिए। मैंने ये क्या कहेगा, यदि अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी अरेस्ट होते, हुँ, तो फिर पार्टी की बागडोर किसके हाथ में जाएगी? हुँ, प्रियंका गांधी के हाथ में। हुँ, प्रियंका गांधी के हाथ में बागडोर जाना, इसका मतलब 50% ऑफ द बैटल इज वन बाय बीजेपी। हाँ, हाँ, हुँ, फिर ये जितने भी, चाहे सचिन हो, सचिन देव ने, सचिन पायलट हो, पायलट हाँ, है ना? ये धर्मेंद्र चौधरी हो, हुँ, जो लोग रोज कांग्रेस में पलीता लगाते हैं, या पहले भी जिनका रिकॉर्ड रहा है बीजेपी के साथ, हरीश चौधरी हाँ, हरीश चौधरी, कंधे पे हुँ, हाथ लगा के, तो ये हुँ, सारे लोग प्रियंका के दरबार के ही लोग हैं। हुँ, फिर सुरजेवाला, हुँ, प्रियंका जी के हाथ में आएगा तो सुरजेवाला जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। हुँ, संदीप, धीरज गुज्जर, हाँ, संदीप, नहीं, लंबी संदीप तो हाईकमान हो जाएगा। ये सब हुँ, बड़े लोग हो जाएंगे, क्योंकि यही तो टीम है। प्रियंका जी की टीम कौन सी है? यही तो टीम है। हुँ, तो चलिए दो फाड़ ये कांग्रेस करने की बात यही है, तो ये जो तीसरी एफआईआर है, हो सकता है इस हुँ, एफआईआर में अरेस्ट हो जाए। हाँ, इसलिए वो कह रहा है कि ये जो मोदी जी ने कहा था, मोदी जी जानबूझ के या तो इशारा कर दिए या बड़बोलेपन में कई बार अब होता है ना, उम्र के साथ हाजमा थोड़ा कमज़ोर होता है, तो हो सकता है हम्म। उनको हजम हुआ हो पहले ही बता दिए कि जल्द ही कांग्रेस टूटने वाली है। उसके बाद ये बात कहना अच्छा मोहरा ऐसा है सोचिए का जो आदमी ये कह रहा है कि कांग्रेस को मैं तोड़ दूँगा। उसके साथ उसकी बहन खड़ा होने से मना कर दी, मुमताज़। कही नहीं ये हाँ, अपना उनका मसला है। मुमताज़ वही अहमद भाई की बेटी और अहमद भाई की बेटी के बारे में एक मतलब उसके बारे में इसलिए नेगेटिव नहीं है, जो है वो है सामने। अहमद भाई की बेटी भरूच से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी हाँ, बिल्कुल, और उस वक़्त भरूच चला गया आम आदमी पार्टी के साथ समझौते में। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने कहा अब बगावत कर देगी, बगावत मुमताज़ बगावत वो एक्टिव नहीं, पॉलिटिशियन है, पूरी तरह एक्टिव है। उसने बगावत नहीं किया, हालाँकि छोटे-छोटे चुनाव में नगर पालिका वगैरह चुनाव में जाकर के पार्टी के लिए प्रचार में लगी। उसने अब कल कल इसने लिखा फैसल ने कि मेरी बहन भी मेरे साथ इसमें आएगी। कल लिखा जी, पोस्ट किया ना बाकायदे फेसबुक पर। उसने तत्काल मना किया, कहा मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ये जो है फैसल का अपना है, जो भी डिसीज़न जो करना चाह रहा है, मैं कहीं नहीं, मैं कांग्रेस जहाँ थी मैं कांग्रेस के साथ जहाँ थी मैं वहीं पे कांग्रेस के साथ हूँ। तो इस मोहरे को चुनना, इस डिवीज़न की बात लाना, एफआईआर हो जाना, ये सब न कहीं न कहीं कड़ियाँ जुड़ती हैं और मोदी जी का जुड़ती है। पहले से भविष्यवाणी करना कि कांग्रेस टूटेगी। हुँ, और उस कड़ी में पीछे बैठ करके हर दिन एक ज्ञान लेकर के आना शशि थरूर का, भारत के भौगोलिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कितनी स्थिति का ज्ञान उनको है, वो अंग्रेजी के रहस्यमय शब्द बोल देने से नहीं हो जाता है। हाँ, कि कुछ भी बोल दिया शब्द और उससे पता चल गया। भारत की ज़मीन जाके समझो अभी पता नहीं त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम समझ पाए कितना हो। तो वही सबसे काबिल नेता है। ये सारा कहीं न कहीं ये लगता है ये कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए, हमारा काम नहीं है। लेकिन नहीं, ये सारी क प चीज़ें अगर जोड़े तो लगता है कि कांग्रेस में डिवीज़न कोई महत्वपूर्ण नहीं होने वाला है। नहीं, नहीं हो रहा। लेकिन उस आशीष जी, डिवीज़न को कांग्रेस, हुँ, इसके पहले कांग्रेस कितनी बार टूटी है? बहुत बार टूटी कांग्रेस। बहुत बार टूटी, गिनती भी नहीं समझ में आती। हाँ, लेकिन जब-जब कांग्रेस में टूट हुई, जो टूटा हुआ धड़ा हाशिए पे ही रहा। हाँ। हुँ, वो राष्ट्रीय स्तर पे नहीं पनप पाया। और बहुत बड़े-बड़े दिग्गजों ने तोड़ा है भाऊ। ये हाँ, फैसल ये का तो श नाम कोई नहीं अरे! जानता। फैज़ल का नाम कोई नहीं जानता, शशि थरूर की कोई औकात नहीं है, हाँ, एक राज्य से बाहर। लेकिन अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी जैसे लोग, माधवराव सिंधिया हाँ, जैसे लोग, प्रणब हाँ, मुखर्जी जैसे लोग, शरद हाँ। पवार जैसे लोग,
चलिए फिर एफआईआर हो ही गई है। अब ये एफआईआर से कल के सत्र में कितना फर्क पड़ता है, कांग्रेस देखना की आक्रामकता पर क्या इसका फर्क दिखता है, राहुल की आक्रामकता पर क्या दिखेगा इसका असर, ये देखना होगा। इस पर निगाह हमारी भी होगी। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।